नस्र निगार, उनकी क्या ख़ुसूसियात रहती है, वो उर्दू अदब में उनकी क्या अहमियत है, या उन्होंने कौन से अपने लिए उर्दू नस्र में और शायरी में कौन से अपने लिए अलग रास्ते निकाले हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो अगर अदबी तारीख़ का मुताला करने के बाद इस बात का हमको ये एहसास हो जाता है कि 18वीं सदी के आखिर तक उर्दू नस्र की मजमूई सरमाए में चंद दास्तानें और चंद मजहबी रसाइल ही मौजूद थे, क्योंकि उस ज़माने में फ़ारसी को ज़्यादा अहमियत थी। जितना भी अदबी काम होता था, वो चाहे शायरी का रहा हो, चाहे नस्र का रहा हो, चाहे खुतूत रहे हों, ज़्यादातर फ़ारसी में ही लिखे जाते थे सब चीज़ें। तो इसलिए फ़ारसी का ज़्यादा रिवाज था। लेकिन 18वीं सदी के बाद से जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ, तो उन्होंने तमाम पुरानी दास्तानों का, तमाम फ़ारसी किस्सों का, कहानियों का उर्दू में तर्जुमा कराया। उर्दू में तर्जुमा हम इसलिए कहते हैं कि उस वक़्त अवामी ज़बान उर्दू थी, सादा और आम फ़हम ज़बान में इन्होंने तर्जुमा कराया, और ख़ुतूत ग़ालिब से क़ब्ल सिर्फ़ दास्तानें ही वजूद में थी, क्योंकि ये दिलचस्पी का ज़रिया थी। गालिब ने जब उर्दू खतूत निगारी का आगाज़ किया, तो उस वक़्त उर्दू खतूत जो थे फ़ारसी ज़बानों में लिखे जाते थे, और अगर कोई सादा आम-फ़हम ज़बान में ख़त लिखता था, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, और ये समझा जाता था शायद इसको ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, काबिल नहीं है। लेकिन उर्दू और फ़ारसी शायर की हैसियत से गालिब को बहुत तस्लीम किया गया। खतूत गालिब से ये यकीन हो जाता है कि गालिब अगर शायरी ना भी करते, तो भी अपने खतूत की बिना पर एक अलग पहचान अपनी बना लेते। अब हम बहैसियत नस्र निगार के पहले गालिब की वहदानियत के बारे में बहस करेंगे, और उसके बाद हम बहैसियत शायर के। तो शायरी ही की तरह उर्दू नस्र के फ़रोग़ और इर्तिक़ा में गालिब की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। गालिब के खतूत उर्दू नस्र की कीमती सरमाया हैं। इनके खतूत से जहाँ उर्दू के मकतूबाती अदब को नई रोशनी मिली है, उर्दू ज़बान को तकल्लुफ़ तसन्नुस से पाक एक सादा शगुफ़्ता उसलूब नसीब हुआ। गालिब ने ये खतूत अपने दोस्तों, साथियों और शागिर्दों को लिखे हैं। इनकी शगुफ्ता शख्सियत के नक़ूश हमें इनके खतूत में नज़र आते हैं। बेतकल्लुफ़ी, बरजस्तगी का जो अंदाज़ हमें गालिब के यहाँ वो मुश्किल से ही कहीं किसी दूसरे अदीब या शायर के यहाँ मिलेगा। गालिब बड़े शौक़ से अपने दोस्तों और शागिर्दों को खतूत लिखते हैं और जवाब के मुंतज़िर रहते हैं, और अगर कोई जवाब नहीं देता है, तो उससे शिकायत भी करते हैं। गालिब की ये खतूत उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा में एक संग मील की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने अब जैसा कि अभी बताया कि खतूत निगारी का रिवाज फ़ारसी में था, और बहुत ज़्यादा अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल होता था। अब जहाँ तक गालिब की खतूत निगारी की ख़ुसूसियात का ताल्लुक़ है, तो मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब ने वैसे तो बहैसियत शायर अपना लोहा मनवा ही लिया था, काफ़ी मशहूर हो चुके थे, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उनको जानने लगे थे। फ़ारसी और उर्दू के हलकों में अक्सर इन्हें इसी रूप में देखा जाना और पहचाना जाता था, लेकिन गालिब की शख्सियत का एक और पहलू इनकी खूबसूरत नस्र से वाज़ेह होता है। अगरचे इन्होंने फ़ारसी नस्र लिखी, लेकिन उर्दू में इनकी जानिब से लिखे गए खतूत इसकी बेहतरीन मिसाल है। गालिब ने उर्दू खतूत का सिलसिला 1848 के आसपास शुरू किया था। इनके उर्दू खतूत के 2 मजमूए शाया हो चुके हैं, एक औदे हिंदी और दूसरा उर्दू मोहल्ला। मुंशी शिव नारायण आराम ने औदे हिंदी के खतूत को मुरतब करके शाया करने की इजाज़त मांगी, तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ने पहले साफ मना कर दिया था। बाद में मिर्ज़ा दोस्तों के इसरार पर राज़ी हो गए, और इधर जब कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर औदे हिंदी की इशाअत में देरी होने लगी, तो दिल्ली में गालिब के चाहने वालों ने उर्दू मोहल्ला के नाम से इनके खतूत का नया मजमूआ शाया करा दिया। इस मजमूए की इशाअत गालिब की वफ़ात के बाद हुई, और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। इसके अलावा गालिब के खतूत के कुछ मुतफ़र्रिक़ मजमूए भी शाया हुए, जिनकी तफ़सील ये है कि मौलवी करामत अली हमदानी, सफ़ीर बिलग्रामी और सूफ़ी मुनीर के नाम लिखे गए खतूत इस मजमूए में शामिल हैं। अब खतूत गालिब से पहले उर्दू नस्र के 2 किस्म के असलूब राइज थे। एक सादा और आम फ़हम असलूब, जिसके मिसाल में फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर शाया होने वाली किताबें पेश की जा सकती हैं, और ऐसी किताबों में मीर हसन की बाग़-ओ-बहार,
अपने सलीस और रमा उसलूब की वजह से फ़हरिस्त रही है, क्योंकि मीर हसन ने जो सहरुल बयान मसनवी लिखी है, वो काफ़ी सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखी है। दूसरा, उर्दू का मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा उसलूब राइज़ था। अक्सर अहले कलम के नज़दीक आलिमाना अंदाज़ तहरीर यही माना जाता था, यानी मामूली बातों को इख्तियारती या तमसीली अंदाज में पेश करना। रजब अली बेग सुरूर का फसाना अजायब वाला मुश्किल मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा उसलूब इसकी बेहतरीन मिसाल है। फसाने अजायब में रजब अली बेग सुरूर ने बागो बहार पर बात करते हुए मीर हसन पर सख्त पप्तियां कसी हैं। एक जगह कहते हैं कि मीर हसन ने दिल्ली के मुहावरों के हाथ पांव तोड़ डाले हैं। बहरहाल गालिब ने अपने खतूत में एक नया नस्ली तर्ज ईजाद किया। उन्होंने रवायती अलकाब के इस्तेमाल से मुंह मोड़ा, सीधे सादे अंदाज में मतलब की बात कहकर अपने खत को मुकम्मल कर देते थे और फिर मकतूब आलिया को अ, अरस अरसलान कर देते थे। इनके खतूत को पढ़ते हुए ये गुमान गुज़रता है कि वो किसी खत को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं, जैसे आम तौर से 2 आदमी आपस में बैठे बात कर रहे हों। इसी खसूसियात की बिना पर उन्होंने कहा कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये गालिब का खुद का अपना जुमला है कि उन्होंने कहा है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी जो बातें कई सत्रों में लिखी जाती थी, उसको उन्होंने चंद अल्फाजों में लिख करके ख़त्म कर दी और इसका रिवाज इन्होंने निकाला। यानी मेरे खतूत पढ़ते हुए हर शख्स को ये गुमान गुजरता है कि मैं मकतूब आलिया जिसको ख़त लिखा जा रहा है, को सामने बिठाकर बातचीत कर रहा हूँ, ये गालिब ने कहा है। इसके अलावा गालिब ने अपने खतूत में ज़िंदगी और दहली के निजी हालात को भी रकम किया है। इन हालात को रकम करने के मौजिब ही इनके खतूत की तारीख़ी अहमियत भी बढ़ जाती है। वो अपने हर ख़त के इख्तिताम पर तारीख़ भी रकम करते थे, जिससे ख़त के ज़माने के तय्युन बआसानी हो जाए, यानी ख़त कब लिखा गया है, किस वक़्त लिखा गया है, इसलिए वो तारीख़ ज़रूर लिखते थे। तंज़ ज़राफ़त और हकीकत बयानी भी गालिब के खतूत की एक अहम ख़ुसूसियत है। मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारतें, सहल पसंदी, इख्तिसार, जिद्दत तराज़ी, मंज़र कशी, जुज़ियात निगारी और इनके अशार की तशरीह वग़ैरह गालिब के खतूत की अहम ख़ुसूसियात रही हैं। गालिब के हवाले से जो मालूमात हमें हुई है, इनके खतूत के ज़रिए भी हमको मिल जाती है और गालिब के खतूत ने हमें बहुत सी उलझनों से बचा लिया है। यह हक़ है कि गालिब की इब्तिदाई शायरी में मुश्किल पसंदी ज़्यादा थी, क्योंकि गालिब ने फ़ारसी में भी बहुत ज़्यादा अशार लिखे हैं। गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए अपनी शायरी की तशरीह और तसन्नुह की और इनके अशार की जो अहमियत है, वो काफ़ी काबिल ज़िक्र है। अब एक जगह ये लिखते हैं कि इक़्तिबास में गालिब कि 50 बरस की बात है कि लाही बख्श खां मरहूम ने एक ज़मीन नई निकाली है, हस्बुल हुक्म ग़ज़ल लिखी, बैतुल ग़ज़ल ये है, पिला दे ओ से साक़ी जो हमसे नफ़रत है, प्याला गर नहीं देता, ना दे शराब तो दे। और इस ग़ज़ल का मक़ता है, असद खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए, कहा जो उसने ज़रा मेरे पाँव दाब दे। अब हम देखते हैं कि मतले में 4 शेर किसी ने लिखकर इस मक्ते और इस बैतुल ग़ज़ल को शामिल इन अशार में करके ग़ज़ल बनाई है और इसको लोग गाते फिरते हैं। इसी तरह एक और वाक़या गालिब अपने ख़त में बयान करते हैं कि ख़ाशा सुम ख़ाशा, अगर ये ग़ज़ल मेरी हो, मिसरा असद और लेने के देने पड़े, इस गरीब कौमी कुछ क्यों कहूँ, लेकिन अगर ये ग़ज़ल मेरी हो तो मुझ पर हज़ार लानत। इससे आगे एक शख़्स ने ये मतला मेरे सामने पढ़ा और कहा कि क़िबला आपने क्या खूब मतला कहा है। मतलब वो ये था कि असद इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये मुक़फ़्फ़ा ये मक़ता मेरा हो तो मुझ पर लानत। मतलब गालिब ने ये बात कही कि ये मक़ता मेरा हो तो मुझ पर लानत। बात ये है कि एक शख़्स मेरा मानी असद हो गुज़रे हैं, ये ग़ज़ल इनके कलाम के निज़ाम से है और तज़किरे में मरक़ूम है। गालिब के खतूत के बुनियादी और अहम ख़ुसूसियात इनके अशार की तशरीह है।
गालिब अपने खतूत के ज़रिए लोगों के इस इसरार को पूरा करके इन तक मुश्किल अशार की तशरीह पहुँचाते हैं। यानी गालिब के ख़तों में ऐसा भी देखा गया है, जो गालिब के ख़त पढ़िए, तो उसमें ऐसा देखा गया कि लोग इनको अपनी ग़ज़लें इस्लाह के लिए भेजा करते थे और ये बहुत ही खुश थे और बहुत मेहनत से ये इस्लाह करके भेजते थे और लोग इनको मतलब इनकी आखिरी वक़्त में इनकी ज़िंदगी के आखिरी वक़्त में ऐसा गुज़रा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, आँखों से भी कम सुझाई देता था, उठा नहीं जाता था, बैठे लेटे-लेटे भी ये ग़ज़लों की इस्लाह करते थे, लेकिन कभी किसी बात का इनकार नहीं करते थे ये। ख़ुतूत गालिब की दूसरी अहम ख़ुसूसियत अलक़ाब का ख़ात्मा है। यानी गालिब ने अपने ख़ुतूत में मकतूब आलिया को अलक़ाब से कभी नहीं नवाज़ा, ना ही अलक़ाब के ज़रिए वो इससे मुख़ातिब होते थे। उन्होंने सीधे और साफ़ अंदाज़ में अपने ख़ुतूत का आगाज़ किया, जैसे यहाँ खैरियत है, वहाँ की आफ़ियत मतलूब है, ख़त तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुँचा, जी खुश हुआ, मसविदा बाद इस्लाह के भेजा जाता है। मीर सरफराज हुसैन को देना और दुआ कहना और हाँ, हकीम मीर अशरफ अली और मीर और मीर अज़ल अली को भी दुआ कहना। सआदतमंदी ये है कि हमेशा इस तरह ख़त भेजते रहो क्योंकि सच कहूँ अगलों के खतूत की तहरीर की यही तर्ज़ थी। हाय क्या अच्छा शेवा है, खाना बेचिराग है, चिराग बेनूर है, हम जानते हैं तुम ज़िंदा हो, तुम जानते हो कि हम ज़िंदा हैं। चाह बेआब है, अब्र बेयारां है, अम्र ज़रूरी को लिख दिया। इस तहरीर से इतना ज़रूर मालूम हो गया कि मिर्ज़ा गालिब इस तर्ज़ जिद्दी के मुअज्जिद और मुतहर्रिक। उन्होंने ना सिर्फ़ क़दीम व फ़रसूदा तहरीक व अलक़ाब व आदाब और ख़ुतूत में मामूली बातों को एक कलम तर किया, बल्कि तहरीर में सलासत, बेतकल्लुफ़ी के अलावा अजीब शगुफ़्तगी, शोख़ी, ज़राफ़त पैदा की, जिससे ये तर्ज़ इन्हीं के लिए मख़सूस हो गया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अल्फाज में मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त व किताबत का ये अंदाज़ इख्तियार किया था और ना इनके बाद किसी ने इसकी पूरी-पूरी तक़लीद की। मिसाल के तौर पर गालिब के एक ख़त देखिए कि तुम्हारे दस्तख़ती ख़त ने मेरे साथ वो किया जो बूए पैराहन ने याकूब के साथ किया था। मियाँ हम तो बूढ़े हैं या जवान हैं या नातवाँ हैं, बड़े पेश कीमत हैं। यानी बहरहाल गनीमत है कोई जला भुना कहता है। यादगार ज़माना है हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। ये मीर मेहंदी मजरू को भी आए दिन खत लिखा करते थे गालिब और ऐसी ऐसा खत लिखते थे कि जैसे लगता है कि बस मीर मेहंदी मजरू सामने बैठे हों और काफ़ी इसीलिए इनके एक बहुत ही अहम दोस्त थे मिर्ज़ा तफ्ता। तो मिर्ज़ा तफ्ता ने इनको एक बार खत लिखा था, उसमें जो भी बात लिखी हो, उसके जवाब में इन्होंने खत लिखा था कि क्यों साहब, क्या यह आइन जारी हुआ है कि सिकंदराबाद के रहने वाले दिल्ली के खाकनशीनों को खत ना लिखेंगे? अगर ये हुक्म होता तो यहाँ भी इश्तिहार हो जाता कि ज़न्नहार कोई खत सिकंदराबाद की डाक में ना जाए। मीर मेहंदी मजरूह के नाम एक खत का आगाज़ इस तरह ये करते हैं कि आओ मियाँ सैयदज़ादे आज़ुर्दा, दिल्ली के आशिक दिलदादा, ढहे हुए उर्दू बाज़ार के रहने वाले, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले, न दिल में मेहर व अज़्म, न आँख में हया व शर्म। गालिब ने पुराने तर्ज के बेमज़ा मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा फ़िक़रे जो कदीम नस्ल निगारों की शान थे, तर्क करके इबारत में जो दिल आवेज़ी और बेतकल्लुफ़ पैदा की, वो सिर्फ़ इनके असल ख़ुतूत पढ़ने से ही समझ में आ सकती है। इसी बेतकल्लुफ़ाना और सादा अंदाज़ ने इनके ख़ुतूत को मशहूर किया और इनका ही असलूब आगे चलकर जदीद उर्दू नस्र के फ़रोग़ में संग मील बना। एक बात और यहाँ पे बता दें कि गालिब ने तो सादा आम फ़हम ज़बान का इस्तेमाल किया ख़ुतूत में, लेकिन इसके ज़रिए उन्होंने दिल्ली के हालात भी लिखे अपने ख़ुतूत में और जब दिल्ली के हालात लिखे तो एक तरह से हमें इनके ख़ुतूत को पढ़ने से दिल्ली की उस वक़्त की तबाही के हालात हमारे सामने आ जाते हैं और गालिब की पूरी हालात ज़िंदगी भी हमारे सामने आ जाती है। अब गालिब के ख़ुतूत की एक ख़ासियत ये भी है कि उन्होंने मुकालमाती अंदाज़ इख्तियार किया। इनके ख़ुतूत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे 2 आदमी आमने-सामने बातें कर रहे हों, ये अभी हमने आपको बताया भी है।
खत को आधी मुलाकात कहते थे। इनका कहना था कि अगर खत आ गया किसी का या खत का जवाब हमने लिख दिया तो हमारी अपने दोस्त से या अपने शागिर्द से आधी मुलाकात खत के ज़रिए हो जाती है। गालिब के खतूत का मुताला करते वक़्त अ, ये भी पता चलता है कि यहाँ तो पूरी मुलाकात का समा ही बंधा नज़र आता है। गालिब ने खुद कहा है कि मैंने खत लिखने का नया तर्ज़ ईजाद किया यानी मुरासले को मुकालमा बना दिया। मसलन मीर हातिम अली बेग को लिखते हैं कि मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। हज़ार कोस से बुज़बान बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। भाई तुम में मुझ में नामा-निगारी का काहे को है, मुकालमा है। मिर्ज़ा के इस अंदाज़ को मज़ीद समझने के लिए इनका एक पूरा खत हम आपके सामने पढ़ते हैं, जो इन्होंने मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम लिखा है। अब देखिए खत इस अंदाज़ में इन्होंने लिखा है मुंशी जी को कि लगता है कि बस मुंशी जी सामने हैं और ये अपने दिल का हाल खोल के बैठ गए हैं। लिखते हैं, भाई साहब का इनायतनामा पहुँचा, आपके हाथर से कोल आ जाना हमको मालूम हो गया। हमारा एक वाक़या निगार इस ज़िले में रहता है, हक़ ताला इसको जीता रखे। गर्मी का हाल क्या पूछते हो? इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। छुट्टी 7वें रमज़ान को मैं खूब बरसा, ऐसा मैं छठ के महीने में कभी नहीं देखा था। अब मैं खुल गया है, अब घर घिरा रहता है। हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती और अगर रुक जाती है तो क़यामत आ जाती है। धूप बहुत तेज़ है। रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। यहाँ के लोग अजीब फ़हम हैं और तरफ़े रविश हैं। मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूँ और ये साहब फ़रमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा ना रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। जयपुर का हाल आपको मुंशी साहब के ज़हार से या इनके नाम के खुतूत देख कर मालूम हो गया होगा, मगर क्यों लिखूँ? खैर गनीमत है, ये क्या फ़र्ज़ है था कि हम जो चाहते हैं वही होता है। अब गालिब के खतूत की एक अहम ख़ुसूसियत ये भी है कि जिसकी बुनियाद पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पूरी शख्सियत पर एक किताब लिखी है यादगार गालिब, जो काफ़ी मशहूर हुई है। गालिब के तंज़-ओ-मिज़ाह में जिद्दत से काम लिया जाता है। इनका मज़ाक आम मज़ाक ना होकर इल्मियत से ममलू है। गालिब की ज़िंदगी क्योंकि गम और आलाम से घिरी हुई थी, इसका इज़हार उन्होंने अपने अशआर में अक्सर किया है। लेकिन खुतूत में गालिब जहाँ ऐसी बातों का ज़िक्र करते हैं, वहाँ ये अपनी परेशानी का, अपनी बेचारगी का भी ये ज़िक्र करते हैं, अपनी पेंशन का ज़िक्र करते हैं अपने खुतूत में। खलील अंजुम लिखते हैं कि मज़े ले लेकर अपनी परेशानियों को और मुसीबतों का ज़िक्र करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन अपनी बात में तासीर महज़ कलेजे के ज़ख्म बयान कर देने से नहीं पैदा हो जाती। इसके लिए कलेजा चीर कर दिखाना पड़ता है और ये काम गालिब ने अपने खुतूत के ज़रिए बखूबी निभाया है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत की अहम ख़ुसूसियत जिद्दत तराज़ी भी है। इनकी इसी ख़ुसूसियत की बिना पर इन्हें जदीद नस्र का बानी भी कहा जाता है। वो अपनी हर बात पुराने अंदाज़ में ना कहकर एक नए अंदाज़ में कहते हैं। जिद्दत तराज़ी इनके कलाम की जान है। मकतूब आलिया को अछूते अंदाज़ से मुख़ातिब करते हैं। मसलन मीर मेहंदी मजरू को, जो इनके बहुत ही अज़ीज़ शागिर्द थे, उनके ख़त में ही लिखते हैं कि मियाँ लड़के कहाँ फिर रहे हो, इधर आओ ख़बरें सुनो। मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने, हा हा मेरा प्यारा मेहंदी, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है बैठो। दरअसल मिर्ज़ा गालिब अपने खतूत में लफ्ज़ों के ज़रिए पूरे मंज़र की तस्वीर खींच देते, यानी मंज़र कशी इनके खतूत की जान है। इनके अक्सर ख़त पढ़ते वक़्त सारा मंज़र आँखों के सामने आ जाता है। जैसे ये एक ख़त में लिखते हैं कि और बोलो क्या लिखूँ, धूप में बैठा हूँ, यूसुफ़ अली खां
और लाला हीरा सिंह बैठे हैं, खाना तैयार है, खत लिखकर बंद करके आदमी को दूँगा और मैं घर जाऊँगा। वहाँ दालान में धूप आती है, इसी में बैठूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, एक रोटी का छिलका सालन में भिगोकर खाऊँगा, चैन से हाथ धोऊँगा, बाहर आऊँगा, फिर इसके बाद खुदा जाने कौन आएगा, क्या सोबत होगी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ये अपने दिल का हाल बता रहे हैं, बिल्कुल सामने वो चीज़ें गुज़र रही हैं कि तो इस सूरत से हमने जो ख़ुतूत आपके सामने पढ़े हैं, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि इन्हें जुज़ियात निगारी में कितनी महारत हासिल थी। यानी अगर गर्मी के मौसम का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो फिर धूप की शिद्दत, सूरज के निकलने और डूबने का वक़्त, लू की रफ़्तार वग़ैरह तमाम जुज़ियात को खूबसूरत अंदाज़ में अपनी तहरीर का हिस्सा बना लेते हैं। मुख़्तसर ये कि गालिब के ख़ुतूत की ख़ुसूसियात में तंज़-ओ-मिज़ाज, शौक़ी तहरीर, तारीख़ी सनद, उरूज़ गुफ्तगू, दिल्ली के हालात, जुज़ियात निगारी, मंज़रकशी वग़ैरह तमाम मौजूद हैं। उन्होंने एक नया और अछूता असलूब इजाद किया। इसी असलूब की बदौलत इन्हें उर्दू नस्र में एक मुनफ़रिद मुक़ाम हासिल है। गालिब के ख़ुतूत को पढ़ते हुए जहाँ एक तरफ क़ारी अंदाज़ निगारिश का लुत्फ़ उठाता है, वहीं इनके मज़ाहिया और इल्मी जुमलों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होता है। तो गालिब के ख़ुतूत दिल और दिल्ली के आईना हैं। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मीर तक़ी मीर ने भी अपनी शायरी के ज़रिए दिल और दिल्ली के मरसिए लिखे हैं। लेकिन उन्होंने शायरी के ज़रिए दिल और दिल्ली के मरसिए लिखे हैं, लेकिन गालिब की शख़्सियत ऐसी है कि इन्होंने नस्र और नज़्म दोनों पर तबाज़माई की है और इन्होंने अपने ख़ुतूत के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया। और हालाँकि इस पर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हमने जैसा कि अभी बताया कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में तराजिम हो चुके थे। तमाम फ़ारसी दास्तानों के तर्जुमे सादा आम फ़हीम ज़बान में किए गए थे। मीर अमन ने किए थे, लल्लू लाल ने किए थे। एक बाकायदा तर्जुमे का इदारा वहाँ फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में कायम हुआ था और उसके बाद गालिब ने बिल्कुल ख़ुतूत को एक नया रास्ते से रुशनास कराया और एक नया रास्ता निकाला, सादा और आम फ़हीम ज़बान और सादा और आम फ़हीम ज़बान के अलावा ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार किया कि जैसे 2 आदमी आपस में बात कर रहे हों या वो गुज़रा हुआ वाक़या इस तरह से बयान करते थे, जैसे वो आपकी आँखों के सामने गुज़र रहा हो। अब गालिब की शायरी पर हम गौर करते हैं कि गालिब की अपनी शायरी की वजह से बहुत मशहूर हुए थे। 1858 के बाद उर्दू शेर-ओ-अदब में ज़बरदस्त तब्दीली आई क्योंकि 1857 का ग़दर हो चुका था। काफ़ी शायर दिल्ली छोड़ के भाग चुके थे। दूसरे शहरों में रहने लगे थे, जाके वहाँ चले गए थे। दिल्ली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, ग़दर चारों तरफ फैला था, अफ़रा-तफ़री का आलम था। तो इस तब्दीली तो शायरी में भी काफ़ी तब्दीली हुई और इस तब्दीली का आगाज़ 1 सदी कब्ल हो चुका था। लेकिन 18वीं सदी में इसने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि 1857 तक आते-आते ये नुक़्ता उरूज पर पहुँच गया। हालात बदल रहे थे और हिंदुस्तानी समाज और सियासत एक नए दौर से गुज़र रहा था। इस तब्दीली का असर इल्म-ओ-अदब पर भी पड़ना लाज़मी था, चुनांचे इस दौर के उलमा, अदबा, शुअरा तमाम लोग इस गराबारी वक़्त से मुतासिर हुए और उन पर असर पड़ा। उर्दू के मायनाज़ शायर और अदीब मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने ऐसे ही मुश्किल दौर में अपनी आँखें खोली, अपने आस-पास के हालात को देखा और इन्हीं हालात के ज़ेर असर इनकी शख्सियत परवान चढ़ी। इन हालात का इनकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। रवायती और फ़रसुदा ख़यालात से अलग हटकर अपनी राह इन्होंने निकाली और नई रविश ने नए ख़यालात को अपनी शायरी और फ़न में जगह दी। अगरचे इस तब्दीली का असर इस दौर के शोरा और अदबा के यहाँ भी नज़र आता है, लेकिन गालिब के यहाँ इसका असर सबसे गहरा और मुनफ़रिद है। अब ये बताने से पहले क़ब्ल हम गालिब की थोड़ी-सी हालात ज़िंदगी बता देते हैं आपको कि गालिब उर्दू शेर-ओ-अदब में एक इनफ़रादी हैसियत के मालिक हैं। आज इससे पूरी दुनिया इत्तेफ़ाक रखती है, लेकिन देखना ये है कि इनफ़रादियत इनके यहाँ कहाँ से आई, कैसे आई? ये इज्तिहादी और इनफ़रादी रवैया जिसने गालिब को गालिब बना दिया और इनकी ज़िंदगी में किस तरह सरायत किया। तो इसका जवाब जानने के लिए ज़िंदगी के हालात और अहद का जानना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि शख्सियत अपने समाज में ही परवरिश पाती है और किसी भी शख्सियत का इसके फ़न से निहायत गहरा रिश्ता होता है। ये बात आज तहक़ीक़ को पहुँच चुकी है कि गालिब के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ समरकंद से था।
اور وہ لوگ وہیں سے ہندوستان تشریف لائے۔ جیسا کہ ایک خط میں خود مرزا غالب نے اعتراف کیا ہے کہ میرا سلسلہ نسب فریدوں سے ملتا ہے۔ ان کے دادا کا وطن سمرقند تھا۔ وہ شاہ عالم کے زمانے میں سمرقند سے ہندوستان تشریف لائے۔ ان کے 4 بیٹے، جن میں ایک کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، جن کی شادی آگرہ میں خواجہ مرزا غلام حسین خاں کی صاحبزادی عزت النساء بیگم سے ہوئی تھی۔ انہی کے بطن سے مرزا غالب پیدا ہوئے۔ جب تک ان کے دادا زندہ رہے، ان کے والد کو کچھ کھانے کمانے کی فکر نہ تھی، لیکن جب مغل حکومت کے حالات خراب ہونے لگے تو انہوں نے لکھنؤ اور حیدرآباد میں وقتی ملازمت کی اور بالآخر راجستھان کے الور جا کر بختیار سنگھ کی فوج میں ملازمت حاصل کر لی اور وہیں کسی لڑائی میں وہ شہید ہوئے۔ مرزا غالب نے شعر گوئی کی شروعات بہت کم عمری میں کی تھی، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی گئی۔ ابتدا انہوں نے فارسی زبان میں شاعری سے کی، بعد میں اردو شعر گوئی کی جانب توجہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدائی دور کی اردو شاعری میں فارسی کا غلبہ صاف نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے بعد میں پھر اردو شعر گوئی کو اس اثر سے پاک رکھا، چونکہ عربی فارسی زبان پر انہیں گرفت تھی، اس لیے ان زبانوں کے تراکیب اور تشبیہات و استعارات کا وہ تا حیات خوبصورت استعمال کرتے رہے۔ جیسا کہ پہلے عرض ہوا ہے کہ ان کی روزی روٹی پینشن سے چلتی تھی، اور پینشن شاہ وقت یا حکومت وقت کی جانب سے دی جاتی تھی۔ چنانچہ اس پینشن نے خاطر انہوں نے کانپور، الہ آباد، بنارس، پٹنہ، کلکتہ اور کئی جگہوں کا سفر بھی کیا تھا، کیونکہ انگریزوں نے ان کی پینشن بند کر دی تھی، اور ان جگہوں کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سب سے طویل سفر ان کا کلکتہ کا تھا، جہاں وہ 1828 میں تشریف لائے اور تقریباً 2 برس تک یہاں ان کا قیام رہا۔ اگرچہ یہاں ان کی خاطر لوگوں نے کافی ان کو کی، لیکن باوجود اس کے کئی اعتبار سے سفر کلکتہ ان کے لیے کافی یادگار رہا، اور ان کی مشہور مثنوی باد مخالف یہاں کے سفر کے بعد لکھی گئی۔ یہ کلکتہ کے حوالے سے ان کا ایک شعر کافی مشہور ہے: کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک ایک تیر میرے سینے میں مارا کیا ہائے ہائے۔ اس درمیان ان کی زندگی میں کئی پریشانیاں آئیں، معاشی تنگی آئی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں دہلی کالج میں استاد کی حیثیت سے تعلیم دینے کی پیشکش بھی دی گئی، لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس ملازمت کو، کیونکہ یہ کافی نازک مزاج بھی تھے۔ میر بھی نازک مزاج تھے، لیکن یہ نازک مزاج تھے، اور یہ کبھی اپنے اوپر پابندی نہیں عائد کرنا پسند کرتے تھے، ایک آزاد زندگی کے خواہش مند تھے۔ تو اگر ان کو نوکری ملی بھی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آخر ان کی وابستگی قلعہ معلیٰ سے ہوئی، اور انہیں شہنشاہ کی جانب سے خاندان تیموریہ کی تاریخ فارسی زبان میں لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور 50 روپے ماہانہ طے ہوا کہ ان کو 50 روپے مہینہ ملے گا۔ یہ کتاب مہر نیم روز کی شکل میں سامنے آئی۔ اسی دوران شہنشاہ وقت بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطاب سے بھی نوازا تھا۔ اسی درمیان شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بادشاہ وقت نے آپ سے اصلاح لینی شروع کر دی تھی، کیونکہ بہادر شاہ ظفر بھی ایک بہترین شاعر تھے، اور وہ شاعری میں اصلاح شیخ ابراہیم ذوق سے لیتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ غالب سے اصلاح لینے لگے۔ حالانکہ جب ذوق حیات تھے تو ان کی زندگی میں ہی یہ ان میں جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں جایا کرتے تھے مشاعروں میں، لیکن اسی وقت 1857 کا غدر چھڑ گیا اور دلی کا شیرازہ بالکل بکھر گیا۔ مرزا غالب کا خاندان بھی اس سے کافی متاثر ہوا، اور آپ بالکل بیمار رہنے لگے۔ شراب نوشی کی وجہ سے صحت بھی ان کی خراب ہو گئی، اور اسی کسمہ پرسی کی حالت میں 15 فروری 1869 کو دہلی میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں یہ دفن ہوئے۔ غالب اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں، جن کی عظیم لفظ تو اپنے آپ میں ہم تو کہیں گے کہ کم ہے
کہ غالب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کتنے عظیم یہ شاعر تھے اور نثر نگار تھے، جن کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی شاعری کے رنگ مختلف ہیں، ایک جانب جہاں سنجیدگی ہے تو وہیں دوسری جانب شوخی اور جدت طبع، ایک جانب عام فہم انداز ہے تو دوسری جانب مشکل پسندی اور رعایت لفظی غرض کے زندگی کے مختلف رنگ اور اسالیب ان کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا دیوان گرچہ مختصر ہے لیکن یہ رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ معلوم ہوتا ہے جس سے ہر شخص اپنے ذوق اور پسند کا پھول چن سکتا ہے۔ دیکھیے ان کا دیوان مختصر اس لیے ہے کہ غالب نے کتنا لکھا اس کا اندازہ آج کے تاریخ میں نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ غالب کی ایک عادت تھی کہ جب یہ اشعار لکھتے تھے تو شام کو یہ اس میں کمر بند میں گرہ باندھ لیتے تھے، اور صبح جب اٹھتے تھے تو ان کو نہیں یاد کر لیتے تھے، اور غالب نے جو بھی شعر کہے تو وہ انہوں نے کبھی جمع کر کے نہیں رکھے اور ادھر ادھر ہو گئے، یا اب بعد میں جب ان کے اشعاروں کو ان کے شاگردوں نے اکٹھا کیا، ان کے دوستوں نے اکٹھا کیا تو وہ ایک دیوان کی شکل میں شائع ہوئے۔ تو دیوان مختصر موجود ضرور ہے لیکن انہوں نے کتنا لکھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے دلی کے حالات خراب ہو گئے تھے، اور جب دلی کے حالات خراب ہو گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے چاروں طرف افراتفری کا عالم تھا، خون و غارت کا ماحول تھا، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پریشان تھے، گھر لوٹ لیے گئے تھے، آگ لگا دی گئی تھی گھروں میں، چیزیں تباہ و برباد ہو گئی تھی، تو اس میں کتنا کلام ان کا کھو گیا یا کتنا کلام ان کا ضائع ہو گیا اس کے بارے میں اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ تو جو بھی چیزیں اکٹھا ہوئی، جو بھی اشعار ان کی نظمیں، شاعری، غزلیں جو اکٹھا ہوئی وہ ایک دیوان کی شکل میں شائع کر دی گئیں۔ تو اس لیے جو دیوان موجود ہے کہا نہیں جا سکتا ہے کہ غالب نے کل اتنا ہی کہا ہے، بلکہ غالب نے کتنا کہا اس کا اندازہ نہیں ہے، اور جو بھی چیزیں بعد میں بچ پائیں وہ ایک دیوان کی شکل میں ہمارے سامنے وہ ہو گئیں، ہمارے سامنے مطلب وہ دیوان کی شکل میں شائع کر دی گئیں، اور وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کی غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ان کا انوکھا انداز ہے اور بیان ہے، جدت طبع ہے۔ ایک جانب زندگی کی تمام لوازمات کو اپنی غزلوں میں جگہ دی تو دوسری جانب اسے وہ انوکھا انداز بیان عطا کیا جو اس سے قبل ان کا تھی۔ غالب خود کہتے ہیں کہ مدعائے نقا ہے اپنے عالم تقریر کا، غالب نے جس انداز سے زندگی کے موضوعات کو اپنے اشعار میں باندھا ہے اس سے ان کی انفرادیت کا جو اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ غالب کہتے ہیں تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ایک شعر میں غالب فرماتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غالب کے کلام کی ایک اہم خوبی ان کا فکری اور فلسفیانہ پہلو بھی ہے۔ غالب سے قبل اردو غزل کی دنیا بالکل محدود تھی۔ آپ نے فکر، فلسفے، منطق اور استدلال سے اس کے دامن کو وسیع تر کیا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جن سے ان کی فکر اور ذہن کے فلسفیانہ انداز کا اظہار ہوتا ہے۔ رنج سے خونگر ہوا رنج سے خونگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنے کہ آساں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی انہوں نے ظاہرہ تو شعر کے مطلب یہی ہے کہ تمام خوبصورت پھول اس دنیا میں کھلتے ہیں، اللہ کی قدرت دکھائی پڑتی ہے، لیکن ایک نہ ایک ان سب کو خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ اسی صورت سے ایک شخصیات، ایک سے ایک چیزیں اس دنیا میں ہوتی ہیں، عروج پاتی ہیں، کامیابی حاصل کرتی ہیں، ترقی ملتی ہے ان کو، ایک اپنی پہچان بناتی ہیں، ایک اپنی وحدانیت کو سامنے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتی، لیکن پھر سب کو خاک میں مل جانا پڑتا ہے۔ یعنی جو دنیا آج قائم ہے، جس میں یہاں پہ جو بھی جاندار چیزیں قائم ہیں، سانس لے رہی ہیں، زندہ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو زمین میں دفن ضرور ہونا ہے، دنیا فانی ہے۔ اس میں انہوں نے زندگی کے فلسفیانہ انداز کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ فانی ہے اور ایک نہ ایک دن مٹ جانے والی ہے۔ غالب نے زندگی کا اس قدر مطالعہ کیا کہ ان کے اندر ایک آگاہی اور دانشمندی پیدا ہو گئی
जो इनके ज़हन में कई सवालात पैदा करती हैं और फिर निहायत खूबसूरती से खुद वो इसके जवाब देते हैं। इनका ये अंदाज़ इनके बाद इक़बाल के यहाँ हमको मिलता है। शिकवा जवाब शिकवा इसकी बेहतरीन मिसाल है। ग़रज़ के इनके इस जवाब में इनकी मंतिक, इस्तिदलाल और फ़िक्र का बड़ा दख़ल है। ये सब गालिब की शायरी की वो खूबियाँ हैं जो इन्हें इनफ़रादियत बख्शती हैं। वो यूँ ही किसी अदना से अदना शय को आला बनाकर पेश नहीं कर देते, बल्कि इसमें इनके फ़िक्र और मंतिक शामिल होती है। गालिब के चंद अशार हैं। और बाज़ार से ले आएँ अगर टूट गया, और बाज़ार से ले आएँ अगर टूट गया, साग़र जम से मेरा जाम सिफ़ाल अच्छा है। गरनी थी गरनी थी हम पे बर्क़ गिरनी थी हम पे बर्क़ तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दह ख्वार देख कर। बूए गुल ना लए दिलो दो चिराग महफ़िल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। गालिब का असर पूरी तरीके से इक़बाल की शायरी में नज़र आता है। बाले जिब्रील इनकी बहुत अच्छी नज़्म है। जवाब शिकवा काफ़ी तवील नज़्म इसमें है और बहुत ही फ़लसफ़ाना अंदाज़ से इन्होंने सवाल जवाब उसमें पेश किया है। गालिब अगरचे एक सूफ़ी शायर नहीं थे और ना ही इन्होंने अमली तौर पर सूफ़ियाना ज़िंदगी इख्तियार की थी, लेकिन इनकी सोच और फ़िक्र में सूफ़ियाना रंग ज़रूर गालिब था। उन्होंने ऐसे अशार पेश किए हैं जिनसे इनके सूफ़ियाना लहजे और फ़िक्र का अंदाज़ लगाया जा सकता है। ये लिखते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। देखिए कितना बेहतरीन शेर है कि ना था कुछ तो खुदा था। ज़ाहिर है जब दुनिया नहीं थी, कुछ नहीं था तो खुदा था, उस खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता। जब कुछ नहीं था तब भी खुदा था और अगर आइंदा कुछ नहीं होगा तब भी खुदा ज़ात वो है कि वो हमेशा कायम रहेगी। डुबोया मुझको होने ने न होता, ना होता मैं तो क्या होता। अब ज़ाहिर है इंसान पैदा होता है, दुनिया में साँस लेता है, अपने जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ दे के भेजी हैं, इंसान उनको करने की कोशिश करता है। कुछ इंसान सच्चाई का रास्ता अख्तियार करते हैं, कुछ इंसान गुमराही का रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन अपने ज़िंदगी के जो वक़्त वो लेकर के आया है अल्लाह के यहाँ से, वो तो पूरा करके उसको जाना ही पड़ता है। इशरत क़ता है दरिया में फ़ना हो जाना और दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। लेकिन चूँकि अमली तौर पर उन्होंने ताआते ज़ाहिद की पैरवी नहीं की थी और हमेशा कलंदराना ज़िंदगी गुज़ारी, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम दिली वली समझते न तू बादा ख्वार होता। देखिए इस चीज़ में इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ़ वाज़ेह कर दिया है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, ये जो तसव्वुफ़ का मसला है और गालिब तू बयान करता है, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता, क्योंकि गालिब शराब बहुत पीते थे, तो गालिब ऐसी बातें करते थे जैसे को तसव्वुफ़ से भरी होती थी। लेकिन अब क्या किया जाए, इनको एक सूफ़ी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बादा ख्वार थे, शराब पीते थे। गालिब की शायरी में अगर एक जानिब फ़लसफ़ियाना मंतिक़ है, तो दूसरी जानिब हुस्न इश्क के लवाज़िमात में निहायत तवानाई है। उन्होंने हुस्न इश्क के मौज़ूआत को अपनी शायरी में निहायत खूबसूरती से बरता है और इसका नक्शा खींचा है। ऐसा महसूस होता है गोया इनका महबूब शोख़ चंचल है, वो अपनी अदाओं से आशिक़ का दिल लुभाता है और आशिक़ इसकी अदाओं से महज़ूज़ होता है। गालिब लिखते हैं, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, इसी को देख कर जीते हैं जिस काफ़िर पे दम निकले, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी साग़र व मीना मेरे आगे। तर्ज़ ज़राफ़त गालिब की शख्सियत के अहम पहलू हैं। तर्ज़ ज़राफ़त मिर्ज़ा गालिब के यहाँ कूट-कूट कर भरी है। वो बातों-बातों में इस तरह तंज़ के तीर लगाते हैं कि समझने वाला समझ भी नहीं पाता और चोट भी नहीं खा लगती है। एक बार का वाक़या था, गालिब बैठे अपने दोस्तों के साथ आम खा रहे थे,
तो आम खाने में सभी मशगूल थे, शेर व शायरी हो रही थी, आम के बारे में लोग शेर फरमा रहे थे। तो जो आम के छिलके थे वो नौकर ने ले जाके बाहर फेंक दिए और वहाँ पे एक गधा आ गया और उस छिलकों को खाने लगा। तो गालिब के दोस्तों ने हँस के कहा कि अरे मिर्ज़ा, अब तो गधे भी आम खाने लगे हैं। तो गालिब ने बहुत ही तंज़ियाना अंदाज़ में कहा, मुस्कुरा के कहा कि गधे ही तो आम खाते हैं। तो ये इस सूरत से ये अपनी बातों में तंज़ भी कर देते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। शेर हो या नस्र हो, हर अंदाज़ में हर जगह गालिब हैं। इनके चंद अशार हैं, नक्श फ़रियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, नक्श फ़रियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन है पै करे तस्वीर का। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। देखिए बिल्कुल क्लियर बात कर दी है इन्होंने कि हमको मालूम है कि हमारे किस अमल पे हमको जन्नत अल्लाह अता करेगा, लेकिन हम फिर भी अपने दिल को ये समझाए रहते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं की है, तो इसीलिए अपने दिल को बहलाए रहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ही है। ख़याल अच्छा है। गालिब की शायरी का एक अहम पहलू इनकी इंसानियत नवाज़ी और इंसान दोस्ती है। एक शेर में ये लिखते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। यानी आदमी आदमी तो बना रहता है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना ये बहुत मुश्किल होता है कि जब तक उसके अंदर इंसानियत के चीज़ें ना उसके अंदर आएँ, उसूल ना आएँ, इंसानियत निखर के उसके अंदर सामने ना आ जाए, तो इंसान नहीं कहला सकता, बहुत दुश्वार है। आदमी तो हर आदमी होता है क्योंकि अल्लाह ने ये मखलूक पैदा की, हाथ-पैर, आँख, नाक, कान सब कुछ है, दिमाग दिया अल्लाह ने, लेकिन इंसान होना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। हर काम का आसान जो है आसान है, दुश्वार नहीं है इतना, लेकिन आदमी को इंसान बनना ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। गालिब के दीवान में ऐसे बेशुमार अशार हैं जिनमें इंसान दोस्ती, इंसानी कदरें, इंसानी ताल्लुकात और इंसानी ज़रूरतों पर बहस की गई है और अखलाकी दर्स दिए गए हैं। इनमें चंद अशार ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बराह रास्त बहस की है। गालिब की शायरी कई औसाफ से पुर है, मसलन तहदारी, ज़ू मायनी बयान, दुश्वार पसंदी, रम्ज़ कुनाया, मायनी आफरीनी, इस्तेफ़ामी अंदाज़, तजाहिल आरिफ़ाना, खूबसूरत तशबीहात व इस्तिआरात और अल्फ़ाज़ का खूबसूरत इस्तेमाल करना, ये तमाम औसाफ इनकी शायरी में पाए जाते हैं, जिसने मिलकर इनके तमाम कलाम को एक मुकाम और एक मर्तबा अता किया है। लेकिन बाज़ औक़ात वो एक ऐसी लफ़्ज़ी बाज़ीगरी से काम लेते हैं कि क़ारी इश्क अश होकर उठता है और इसकी मौसूक़ियत और नग़्मगी में भी कोई कमी नहीं नज़र आती। इनके मिसाल के तौर पर, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफ़्ल अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, यक नज़र बेश नहीं फ़ुर्सत हस्ती गाफ़िल, यक नज़र बेश नहीं फ़ुर्सत हस्ती गालिब, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। नींद इसकी है, दिमाग इसका है, रातें इसकी हैं, तेरी ज़ुल्फ़ें जिसके बाजू पे परेशान हो गईं। इन्हीं खूबियों की बिना पर गालिब खुद कहते हैं, गंजीन है मायने का तिलिस्म, इसे समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। यानी गालिब ने जो भी लफ्ज़ अपने अशार में इस्तेमाल किए हैं, उसके कई-कई मायने निकलते हैं। ज़ू मायने बयान करते हैं, तंज़ भी करते हैं, ज़ाहिरा मायने अलग होते हैं, बातिना मायने कुछ और होते हैं। तो ये सब ख़ासियत गालिब के नस्ल निगारी में थी, शायरी में थी। गालिब की खुशबख्ती ये है कि इन्हें सिर्फ़ उर्दू शायरी ही नहीं बल्कि उर्दू नस्र में भी वो मुकाम हासिल है, जिसने इनके नाम को ज़िंदा जावेद बना दिया। उर्दू नस्र में अपनी बेबाकी तहरीर और निराले अंदाज़ की वजह से आप जदीद उर्दू नस्र के मौजिद करार पाए और आज पूरी दुनिया दिल से इतराफ़ कर चुकी है, मान चुकी इस बात को कि आप अगर अपने खुतूत में इस कदर सादा और आम फ़हम ज़बान का इस्तेमाल ना करते,
तो जदीद उर्दू नस्ल इतनी जल्दी इर्तिका पज़ीर नहीं होती। गरचे इस वक़्त सर सैयद ने भी इल्मी ज़बान लिखनी शुरू की थी, लेकिन इनके यहाँ इतनी बेबाकी और सहल पसंदी नहीं, जो गालिब के यहाँ मौजूद है। ऐसे वक़्त में जब मुश्किल पसंदी, रियायत लफ़्ज़ी, काफ़िया पैमाई, दुश्वार पसंदी, इंशा परदाज़ों के असल जौहर थे। आपने इसे एक नई शिनाख्त अता की और अपने ख़ुतूत में बिल्कुल सादा, सलीस और आम फ़हम ज़बान इस्तेमाल की है, जिसने आगे चलकर एक नई रवायत को जन्म दिया। अगरचे इब्तिदा में गालिब को अपनी फ़ारसी दानी पर फ़ख्र था और फ़ारसी में इन्होंने कई किताबें भी मुरत्तब कर दी थीं, लेकिन इन्हें जल्द ही उर्दू की अहमियत और हकीकत का एहसास हुआ और इन्होंने इसकी जानिब रुख किया, बल्कि अपने आखिरी अय्याम में इन्होंने उर्दू खतूत निगारी ही को अपनी ज़िंदगी का सलीक़ा बना लिया और इसी के साथ वो हमनवाओं को खतूत लिखते थे। नस्र की बुनियादी हैसियत इनके खतूत को हासिल है, जो उन्होंने अपने दोस्त, अहबाब, करम फरमा, मुखलिस दोस्त और अपने शागिर्दों को लिखे थे। आखिरी अय्याम में इनका यही मशग़ला रह गया था, क्योंकि हमने इससे पहले बताया कि ताकत कम हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, लेटे-लेटे खतूत का जवाब देते थे, लेकिन फिर भी अगर किसी की ग़ज़लें आ जाती थी इस्लाह के लिए, तो उनको बग़ैर इस्लाह के वापिस नहीं करते थे। ना किसी से माज़रत करते थे, ना किसी से अपनी परेशानी बयान करते थे कि हमें ये परेशानी है, हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी इन्होंने इनकार नहीं किया। अगर कोई हाजतमंद इनके सामने आया, उसने कुछ भी इनसे चाहा कि गालिब के ज़रिए हमें हमारा ये काम हो जाए, तो इन्होंने कभी इसका इनकार नहीं किया। इन्होंने कई जगह ये बावर भी कराया था कि आखिरी अय्याम में इनके 2 ही काम रह गए थे, एक ख़त लिखना, दूसरे ख़त के जवाब का इंतज़ार करना। गो करना, गरचे कहने को तो ये ख़त हैं, लेकिन इनमें इन्होंने उस वक़्त के समाजी, सियासी और माशी हालात का इस तरह ज़िक्र किया है कि गोया ये इनकी शख़्सियत और समाज की रुदात बन गया। इनके खतूत के भी कई ख़ुसूसियात हैं, जिनकी इनफ़रादियत को समझाया जा चुका है। इनके खतूत के कई मजमूए मंज़र-ए-आम पर आए हैं, औद हिंदी, उर्दूए मोल्ला, मकातिब गालिब वग़ैरह, क्योंकि औद हिंदी, उर्दूए मोल्ला तो शुरू में आए थे, लेकिन बाद में जब इनके ख़त और जगह मिले हैं, जो गुमशुदगी में चले गए थे या खो गए थे, तो तमाम लाइब्रेरियों में, किताबों में लोगों के बारे में जिनके पास इनके ख़त हिफ़ाज़त से रखे थे, उन सबको भी यकजा करके मकातिब गालिब के नाम से शाया कराया गया। गालिब के खतूत के नसरी इनफ़रादियत और बिलख़ुसूस इनके खतूत की खूबियों को मुंदरजा ज़ेल हम इस सूरत से बयान करते हैं कि गालिब के खतूत इनकी शख़्सियत और समाज के असल आईनेदार हैं। ख़त दरअसल वो ज़राए होते हैं, जिससे इंसान मकतूब आलिया के सामने अपना दिल खोलकर रख देता है। यानी जो दिल में सोच रहा है, जो समझ रहा है, या उसके दिल पर जो दिलो-दिमाग पे जो हालात गुज़र रहे हैं, वो अपने ख़त के ज़रिए वो अपने दोस्तों को, शागिर्दों को लिख कर के अपना दिल हल्का कर लेता है। वो ख़त में अपना हाल दिल यूँ बयान करता है, गोया मकतूब निगार और मकतूब आलिया के दरमियान कोई कोई राज़दाराना गुफ्तगू हो रही है हो। यही वजह है कि बाज़ औक़ात ऐसे ख़ुतूत को किसी की निजी डायरी से भी ज़्यादा निजी माना जाता है। क्योंकि इसमें मकतूब निगार मकतूब आलिया के सामने अपनी छोटी-बड़ी तमाम बातें शेयर करता है, अपने दिल के हाल को खोल कर रख देता है। रख रख देता है। कुछ गालिब के साथ भी यही हुआ। इनके जितने भी खतूत हैं, इनमें उन्होंने सिर्फ़ अपने आस-पास के हालात ही को नहीं, बल्कि अपने दाख़िली हालात को भी खुलकर बयान किया है। एक जगह वो अहमद हुसैन मीना मिर्ज़ापुरी को अपने सेहत और हालात के बारे में यूँ लिखते हैं। कहते हैं, क़िबला हाजात मेरा दिल क्या पूछते हो? ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। जो हालत मेरी आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फ़रमा गए थे, अब तो उससे भी बदतर है। मिर्ज़ापु मज़ा मिर्ज़ापुर क्या आओ, अब सिवाय सफ़र आखिरत और किसी सफ़र के ना मुझ में ताकत है ना जुर्रात। जवान होता तो अहबाब से दुआएँ सेहत का तलबगार होता, बूढ़ा हूँ तो दुआए मग़फ़िरत का ख्वाह हूँ। सच तो ये है
कि क़ुव्वत नातिक़ा, पर्दाए तसर्रुफ़ और क़लम में वो ज़ोर ना रहा, तबीयत में वो मज़ा, सर में वो सौदा कहाँ, 50-55 बरस की मश्क का कुछ मलका बाकी रह गया है, इस सबब से फ़न कलाम में गुफ्तगू कर लेता हूँ। गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए जदीद नस्र की बुनियाद डाली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी इब्तिदा में ही उन्होंने वो गुल-बूटे खिलाए हैं, जिसका कोई सानी नहीं। उन्होंने अपने खतूत के ज़रिए एक नए अंदाज़ की बुनियाद डाली, जिसका अंदाज़ निरा निराला है और बयान बेबाक है। वो अपने मकतूब आलिया से इस तरह मुखातिब होते हैं, गोया इनके सामने बैठा हो और इनसे मोह गुफ्तगू हो। इनसे नाराज़गी का इज़हार करते, डाँट पिलाते, अपने हालात बताते और फिर इनकी खैरियत पूछते, ऐसा महसूस होता है गोया क़ारी इनके ख़त की क़िराअत नहीं कर रहा है, बल्कि इनकी डायलॉग सुन रहा है। इस बात का इतराफ़ उन्होंने खुद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। एक जगह मिर्ज़ा हातिम अली मेहर को ख़त में लिखते हैं, मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। हज़ार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। इसी तरह ये मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता इनके बहुत ही अज़ीज़ दोस्त थे। उनको लिखते हैं, भाई मुझ में तुम में नामा निगारी काहे को मुकालमा है। एक दूसरी जगह तफ्ता को लिखते हुए इतराफ़ करते हैं कि मैं इसी तन्हाई में सिर्फ़ खतूत के भरोसे जीता हूँ, यानी जिस का ख़त आया मैं जाना कि वो शख़्स यहाँ पे तशरीफ़ ले आया। गालिब के खतूत की अहम इन्फ़रादियत इसकी बेतकल्लुफ़ी और इसका ड्रामाई अंदाज़ है। गालिब से क़ब्ल अल्क़ाब अदाब की हमने अभी बताया कि लंबी-लंबी बहुत ही लंबे-लंबे अल्क़ाब अदाब का इस्तेमाल होता था। गालिब ने बिल्कुल सादा फ़हम ज़बान का इस्तेमाल किया। बात सलाम के ये फ़ौरन अपने मकसद पे आ जाते थे, अपनी सूरत-ए-हाल जिस मकसद से ये ख़त लिख रहे हैं, उस मकसद को बयान कर देते थे और उसके बाद तमाम लोगों की खैरियत पूछ करके और इस ख़त को ये मुकम्मल कर देते थे। तो अगर गालिब की पूरी ज़िंदगी पर गौर हम करते हैं, पूरी ज़िंदगी पर कि अगर इनकी ज़ाहिर-सी बात है, अभी हमने बताया है कि इनकी पैदाइश हुई, इनके दादा बाहर से आए थे, दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान है, इनके बाप कमसिनी में शहीद हो गए थे किसी जंग में और उसके बाद इनके चचा ने इनकी परवरिश की। चचा भी 2-3 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो चचा बाहैसियत बाप के थे, इनका ख़्याल रखते थे, वो रहे नहीं और ये आम तौर से दस्तूर ज़माना भी है कि जब हमारे बुज़ुर्गों का हाथ हमारे ऊपर से उठ जाता है, तो अक्सर घरों में रिश्तेदारों में नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा हो जाती है। तो इन नाइत्तेफ़ाक़ियों का असर गालिब पर भी पड़ा, लेकिन शायरी का क्योंकि इनका घर का माहौल शायराना था और बचपन से ही इनको शायरी का शौक था, शायरी पर तबाज़माई ये करते थे और इन्होंने शायरी की। लेकिन उस वक़्त जो ज़माने के हालात थे यानी दिल्ली के जो हालात थे, मुग़लों की सल्तनत पे अंग्रेज़ हावी हो रहे थे, अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म-सितम का तरीक़ा इख्तियार कर लिया था, यानी किसी भी सूरत से हमको हिंदुस्तान को अपने हाथ में ले लेना है, ज़ुल्म-सितम शुरू कर दिया था उन्होंने। और गालिब भी उसका शिकार हुए और गालिब ने भी उन सूरत-ए-हाल को देखा, परेशानियों को देखा और उन चीज़ों को इन्होंने अपनी शायरी में बयान किया। देखिए, एक चीज़ होती है कि शायरी में 2 चीज़ों का असर ख़ास तौर से पड़ता है। अगर शायर पुरसुकून है, इत्मीनान है, उसको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, आराम से ज़िंदगी गुज़र रही है, तो ये अंदाज़, ये एहसास उस में भी नज़र आने लगता है। यानी प्यार-मोहब्बत का ज़िक्र होता है, गुल-ओ-बुलबुल की दास्तानें होती हैं। बेफ़िक्री की ज़िंदगी उसकी ग़ज़लों में नज़र आती है, प्यार-मोहब्बत है और कहीं-कहीं पे तसव्वुफ़ के ख़यालात भी आता है, कहीं-कहीं पे सनअत-ए-तनवीर का भी वो इस्तेमाल करता है। लेकिन क्योंकि गालिब की जो पैदाइश से लेकर के और बाद तक की जो सूरत-ए-हाल थी, वो काफ़ी परेशानियों में गुज़री। तो ज़ाहिर-सी बात है इन सूरत-ए-हाल का असर इनकी शख़्सियत पे पड़ा और इनकी शख़्सियत के ज़रिए ज़ाहिर-सी बात है जब ये कलम उठाते थे ग़ज़लें तहरीर करने के लिए या अशआर लिखने के लिए कलम उठाते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उस कलम से इनके ज़िंदगी के तजुर्बात ही निकलते थे। यानी ज़िंदगी के तजुर्बात चाहे वो तंज़-ओ-मिज़ाह की शक्ल में हों, चाहे तारीख़ी शक्ल में हों, चाहे
کیا کہتے ہیں حالات زمانہ کی شکل میں ہوں، چاہے ان کی اپنی ذاتیات کی شکل میں ہو، وہی صورتحال قلم بند ہوتے تھے۔ تو جس سے ہمیں اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت غالب کی زندگی کیا تھی اور دلی کی صورتحال کیا تھی، اور ان کے دوست احباب کس طریقے تھے، یا ان کی اپنی زندگی میں کن چیزوں کی ان کو تکلیف زیادہ تھی، یا کن چیزوں سے یہ خوش زیادہ تھے، یا کون سے احساسات تھے، یہ سب ان کی شاعری سے ہم کو نظر آتے ہیں۔ اب جب انہوں نے خطوط کی، اگر خطوط کا ذکر ہم کریں تو غالب سے پہلے جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ فارسی میں خط لکھے جاتے تھے، تمام القاب آداب میں لکھے جاتے تھے، لیکن فارسی میں خط لکھے جاتے تھے اور تمام القاب و آداب میں خط لکھے جاتے تھے، اور اس زمانے میں اگر کوئی صورت سے خط نہیں لکھتا تھا تو اکثر لوگ سوچتے تھے کہ شاید اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن اب غالب جیسی شخصیت، اب انہوں نے سادہ عام فہم زبان اختیار کر لی، فارسی کے القاب و آداب سے کو چھوڑ دیا، بالکل سیدھے اپنے مقصد پہ آ جاتے تھے۔ تو جب غالب جیسی شخصیت نے اس راستے کو اختیار کیا، ظاہر ہے ان پر انگلی کون اٹھا سکتا تھا، اور غالب نے اپنی باتوں کو ایسا سمجھانا شروع کیا، ایسا لکھنا شروع کیا لوگوں کو کہ لوگوں کا وقت بھی کم خرچ ہوگا اور لوگ ان کے مقصد کو سمجھ بھی جائیں گے۔ اور دوسری بات، غالب کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر ہم بہت زیادہ تمہید باندھ کر کے اور بہت زیادہ القاب و آداب کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہم الجھے ہوئے طریقے سے اپنے مقصد کو بیان کریں گے تو سامنے والا اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہم احساس کرتے ہیں، اس کو سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے، اور بھی تمام وجوہات تھیں، تو غالب نے سادہ اور عام فہم زبان میں خط لکھے۔ خط کا جواب یہ پابندی سے دیتے تھے، ایسا کتابوں میں ملتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ جو ڈاکیا ہوتا تھا وہ دن میں 2 یا 3 چکر لگاتا تھا ان کے گھر کے، اور کیونکہ خط اتنا زیادہ آتے تھے کہ وہ ان کے گھر آتا تھا، 2 یا 3 چکر آتا تھا ڈاکیا، اور ان کو خط دیتا تھا، اور ان کا بھی یہ طریقہ عمل تھا کہ یہ اپنے خط کا جواب فوراً دینا یہ اپنا سب سے اہم مقصد سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی دوسرا کام ان کو کرنا ہے تو اس کام کو روک دیتے تھے، پہلے خطوط کا جواب لکھتے تھے، اس کو بھیجتے تھے، اور تب یہ دوسرا کام کرتے تھے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر مان لیے کھانے کا وقت ہے، ان کو کھانا کھانا ہے، اگر کوئی خط لکھا ہے تو پہلے یہ اس کا جواب لکھیں گے اور تب یہ اپنا کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد یہ تیسرا کوئی کام کریں گے۔ تو غالب نے اور ایک چیز اور بتا دیں کہ غالب، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے، کیونکہ اس وقت یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے تھے، بہادر شاہ ظفر اکثر اپنے شاعری میں ان سے اصلاح لیتے تھے، تو ان کی رسائی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک تھی۔ لیکن کیونکہ وہاں پہ ظاہر دربار کا یہ ماحول ہوتا تھا کہ آپس میں چوٹیں چلا کرتی تھی، یا ایک دوسرے پر پھپتی کستے تھے یا طنز کرتے تھے، تو غالب جاتے تو تھے لیکن غالب کو وہاں کا ماحول بہت زیادہ نہیں تھا۔ لیکن اب کیونکہ بہادر شاہ ظفر ہیں، ان کی حکومت تھی، تو یہ بادشاہ کے شاعری میں اصلاح دیتے تھے، اور بادشاہ کے یہ بہت قریب تھے، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں کئی قصیدے بھی لکھے ہیں۔ اور اس صورت سے غالب نے نثر اور نظم دونوں پر بہت ہی بہترین سرمایہ ہم کو دیا ہے آج کی نسل کو، کہ اگر ہم ان کے خطوط دیکھتے ہیں تو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ہم اس دور کی معلومات کو سمجھتے ہیں، اور اگر شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر غالب کی شاعری میں ایک طرف عشق محبت کی داستان ہے تو دوسری طرف فلسفیانہ انداز بھی ہے، تیسری طرف دنیا کی بے ثباتی بھی نظر آتی ہے، اور چوتھی طرف انہوں نے اپنے صوفیانہ انداز کو بھی بیان کیا ہے۔ اور غالب نے ہر طرح کے، کیونکہ ہر طرح کے خیالات سے یہ خیالات ان کے ذہن میں تھے، وہ چاہے جس طرح کے طنز و مزاح ہو، چاہے ان کے اپنے حالات زندگی ہو، چاہے تشبیہ و استعارات کا استعمال ہو، سب کو انہوں نے اپنی شاعری میں بہت ہی خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ غالب نے جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ غالب نے جو ہم کو جو بھی لکھا ہے، جو بھی ان کا چیزیں آج ہمارے سامنے شاعری ہو، چاہے نثر ہو، ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اردو ادب کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ غالب اردو ادب کی آبرو ہیں، جان ہیں۔ اگر جس نے غالب کو نہیں پڑھا اس نے اردو کو نہیں پڑھا، کیونکہ غالب ہیں تو اردو ہے، اردو ہے تو غالب ہے۔ غالب ہمارے ادب کے بہت ہی بلند پایہ شخصیت ہیں، جن کو اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔